अपडेट नहीं करते टॉपिक तुम यार। फिर बच्चे खोजेंगे कैसे टॉपिक का नाम लेकर के, ठीक है ना, ये सब ध्यान रखा करो। चलो ट्रांसमिशन ऑफ हीट हम देखेंगे। ऊष्मा का जो संचरण है वो 3 विधियों के द्वारा हो सकता है ना। कह रहे हैं कि लेट हो गया, नहीं अभी जस्ट क्लास छुट्टी, दूसरी क्लास थोड़ी मतलब टाइम से हमने खत्म करी, तो फिर सेट करने में भी टाइम लगता है ना। तो उसे 5 मिनट पहले छोड़ना था, लेकिन ध्यान नहीं रहा वक्त का, तो आपकी थोड़ी लेट हो गई क्लास। कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ठीक है जी। ये 3 तरह से ध्वनि का संचरण हो सकता है, ध्वनि का संचरण हो सकता है। सबसे पहले हम अगर कंडक्शन की बात करें माय डियर फ्रेंड्स, कंडक्शन की, जिसको हम चालन कहते हैं, चालन। तो जो कंडक्शन होता है वो आप जान ही चुके हैं कि सॉलिड में होता है। किसमें होता है? सॉलिड में होता है, ठोस में होता है। क्या होता है? ठोस में होता है। और ये सबसे स्लो मेथड है, सबसे स्लो मेथड है हीट ट्रांसफर का, है ना। अगर मैं पूछूं कि भाई ये कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन में सबसे फास्ट मेथड कौन है, तो सबसे फास्ट मेथड है आपका रेडिएशन, और सबसे स्लो मेथड है कौन सा? कंडक्शन। तो कंडक्शन जो है वो सबसे धीमा है, धीमे धीमे चलेगा ये, है ना। ये वैक्यूम में हो सकता है, वैक्यूम में नहीं हो सकती ये प्रक्रिया, है ना, निर्वात में नहीं हो सकती, निर्वात में नहीं हो सकती। इसमें देखो ऊष्मा का संचरण कैसे होता है माय डियर फ्रेंड्स, जरा ध्यान से सुनिएगा। कि जैसे सपोज करो आप, जैसे सपोज करो कि ये मान लिया कि कोई जो है वो रॉड है, कोई रॉड है। किसका रॉड है? तो ये मान लिया कि कोई आयरन का रॉड है, ठीक है जी। ये मान लिया कि आयरन का रॉड है, ठीक है। तो ये आयरन का एक रॉड है, और इस आयरन के रॉड को अगर आप, इस आयरन के रॉड को अगर आप जो है मान लिया कि, इस आयरन के रॉड को मान लिया कि आप हीट करना चालू करते हो किसी एक एंड पे, ठीक है। तो इस आयरन के रॉड को मान लिया आप यहाँ पे हीट करना चालू करते हो, हीट करना चालू करते हो। तो इस आयरन के रॉड को आप हीट कर रहे हो, तो क्या होगा? ये किसका रॉड है? आयरन का रॉड है, आयरन की छड़ है। तो इसमें आयरन के एटम होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? आप कहोगे सर बिल्कुल होंगे, आयरन के एटम होंगे, आयरन के परमाणु होंगे। तो जब आप यहाँ पे इसको हीट करना चालू करोगे, तो ये परमाणु क्या करेगा? आयरन का परमाणु, आयरन का एटम क्या करेगा? हीट लेगा और अपनी जगह पे वाइब्रेट करना चालू कर देगा, कंपन करने लगेगा। तो ये जो आयरन का एटम है, ठीक है, ये जो आयरन का एटम है, आयरन का एटम, आयरन का जो ये परमाणु है, वो क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा, कंपन करेगा। क्या करेगा? कंपन करना शुरू कर देगा। अब इसके कांटेक्ट में ये जो दूसरा एटम है वो भी एग्जैक्टली सेम मैनर में कंपन करने लगेगा, हीट यहां से यहां मिल जाएगा। इसके संपर्क में जो दूसरा आयरन का एटम है उसमें हीट चला जाएगा, ये भी कंपन करने लगेगा। उसके बाद इस तरह से ये हीट एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर होता चला जाएगा, और कुछ देर के बाद देखोगे कि आप गर्म कर रहे थे यहां पे, कुछ देर के बाद ये वाला सिरा भी क्या हो गया? गर्म हो गया। तो कंडक्शन ऊष्मा संचरण की एक ऐसी विधि है जिसमें माध्यम के कण एक जगह से दूसरी जगह ऊष्मा को नहीं ले जाते। माध्यम के कण बस अपनी जगह पे कंपन करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, और ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। फॉर एग्जांपल माय डियर फ्रेंड्स, देखेंगे यहाँ पे, जैसे मान लिया कि आप लोग स्कूल में पढ़ा होगा आपने, तो यहाँ पे देखिए एक टीचर खड़े हैं अपने हाथ में मार्कर लेकर, एक टीचर है अपने हाथ में मार्कर लेकर, और इस मार्कर को इस क्लास के यहाँ तक, इस एंड तक पहुंचाना है। तो इसने क्या किया कि अपने सामने वाले स्टूडेंट को इसने ये पास कर दिया मार्कर को, इस स्टूडेंट ने अपने साइड वाले को पास कर दिया, इस स्टूडेंट ने अपने साइड वाले को पास कर दिया, इस स्टूडेंट ने अपने साइड वाले को पास कर दिया, इस स्टूडेंट ने इस मार्कर को अपने साइड वाले को पास कर दिया। देखिए कोई स्टूडेंट अपनी जगह से हिला नहीं, कोई स्टूडेंट अपनी जगह से हिला नहीं, और मार्कर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया। ठीक ऐसा ही होता है कंडक्शन में। कंडक्शन यानी चालन ऊष्मा संचरण की एक ऐसी विधि है जिसमें माध्यम के कण ऊष्मा को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाते, बल्कि माध्यम के कण अपनी जगह पे कंपन करते हैं, और ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह क्या होती है? ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है जी। विपिन यादव साहब, विकास, आयुषी यादव, गोविंद कुमार, निभा कुमारी, आ रही है बात समझ में? आराध्या शुक्ला। तो ये हो गया हमारा चालन। तो चालन में कैसे ऊष्मा जा रही है? बाय द वाइब्रेशन ऑफ, बाय द वाइब्रेशन ऑफ, है ना, एटम, परमाणुओं के, पदार्थ के जो परमाणु है, जिस पदार्थ को आप हीट कर रहे हैं उसके परमाणु अपनी जगह पे कंपन कर रहे हैं, वो अपनी जगह से हिल नहीं रहे हैं, अपनी जगह पे कंपन कर रहे हैं, और ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जा रही है। ये हुआ आपका क्या? कंडक्शन। तो कंडक्शन में कितनी बात याद रखनी है? ये सॉलिड में होता है, ये ऊष्मा संचरण की सबसे धीमी विधि है, यह निर्वात में नहीं हो सकता, और इसमें ऊष्मा जो है वो माध्यम के कणों के कंपन के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाती है। माध्यम के कण अपनी जगह से नहीं हिलते, है ना, माध्यम के कण अपनी जगह पे कंपन करते हैं। तो ये वाइब्रेशन किसका होता है? वाइब्रेशन किसका होता है? एटम का, परमाणु का, पदार्थ का जो परमाणु है या पदार्थ के जो कण है वो अपनी जगह पे कंपन करते हैं, और ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाती है। दूसरी जो विधि है माय डियर फ्रेंड्स वो है आपका कन्वेक्शन। दूसरी विधि को हम क्या कहते हैं? कन्वेक्शन कहते हैं। कन्वेक्शन यानी चालन बोलते हैं, सॉरी संवहन कहते हैं इसको हिंदी में। संवहन जो है वो किसमें हो सकता है? वो हो सकता है लिक्विड में और गैस में, है ना। तो ये द्रव और गैस में होता है। जैसे पानी कैसे गर्म होगा? संवहन के द्वारा। वाटर कैसे गर्म होगा? संवहन के द्वारा। वाटर, जल कैसे गर्म होगा? संवहन के द्वारा। आपने देखा होगा एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल गर्म होता है किसके द्वारा? संवहन के द्वारा। वायुमंडल किसके द्वारा गर्म होता है? संवहन के द्वारा।
और इसमें क्या है, माध्यम के कण हीट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, और ये ऊष्मा संचरण की जो है वो कैसी विधि है, तो मॉडरेट है, मध्यम विधि है, मॉडरेट। इसमें थोड़ा ज्यादा होगा, कंडक्शन से ज्यादा तेजी से ऊष्मा ट्रांसफर होगा, मध्यम विधि है ऊष्मा की। और ये भी वैक्यूम में नहीं हो सकता, ये भी वैक्यूम में नहीं हो सकता, निर्वात में नहीं हो सकता। और इसमें ऊष्मा संचरण कैसे होता है, माध्यम ही ऊष्मा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो मूवमेंट ऑफ मीडियम, माध्यम के कण ऊष्मा को स्थानांतरित करते हैं, तो माध्यम के कण ही ऊष्मा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। कैसे, इसको थोड़ा देख लीजिए। जैसे सपोज करो कि एक बीकर में हमने पानी रखा है, या एक कोई भी आपने बर्तन ले लिया, उसमें पानी हमने रखा है, तो ये पानी रखा है आपने, और इस पानी को अगर आप हीट करना चालू करते हो, ये हमने यहां पे हीट करना चालू किया, तो आप देखोगे कि जो पानी इस बर्तन के बिल्कुल तल के संपर्क में है, इस बर्तन के तल के संपर्क में, वो पहले गर्म होगा। और पानी हो या हवा हो, गर्म होकर हल्की होती है। जब हल्की होगी तो ये गर्म पानी जो है ऊपर जाएगा, हल्की होकर ऊपर जाएगी, और जो ठंडा पानी है वो नीचे आएगा, ठंडा पानी नीचे आएगा। ठंडा पानी भारी होता है, तो ये जो हॉट वाटर है, यहाँ पे जो हॉट वाटर है, ये क्या है, ये हॉट वाटर, गर्म पानी कैसी होती है, हल्की होती है, तो ये कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी। और ये यहाँ पे ऊपर जो होगा, इसके रिस्पेक्ट में ये कोल्ड वाटर होगा, कोल्ड वाटर है ना, ठंडा पानी क्या होता है, भारी होता है ना, तो ये भारी होता है, हेवी होता है, तो ये नीचे आएगा। अब नीचे आएगा तो फिर से ये गर्म होगा और हल्का होगा, और फिर ऊपर जाएगा, ठंडा पानी नीचे आएगा, फिर गर्म होकर ऊपर जाएगा, ठंडा पानी नीचे आएगा। इस तरह से एक कन्वेक्शन करंट बनेगा। ये जो करंट बना उसे हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन करंट, संवहनीय धारा बन जाएगी। और ये कन्वेक्शन करंट तब तक चलता रहेगा जब तक पूरे पानी का तापमान क्या हो जाए, एक ना हो जाए, पूरे पानी का तापमान एक ना हो जाए। तो संवहन ऊष्मा संचरण की एक ऐसी विधि है जिसमें माध्यम के कण ही ऊष्मा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, है ना। और इसमें जो है ऊष्मा का संचरण कंडक्शन से थोड़ा ज्यादा तेजी से होगा, मतलब मॉडरेट है, ये मध्यम है ना। और ये निर्वात में नहीं हो सकता, इसमें माध्यम के कण ही ऊष्मा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि ये मान लिया कि अर्थ है, ये मान लिया कि आपका अर्थ है, पृथ्वी है, और ये सनलाइट आ रही है, ये सनलाइट जब पृथ्वी पे पड़ेगी तो क्या होगा, पृथ्वी गर्म होगी, तो ये हीट आ रही है, तो पृथ्वी क्या होगी, गर्म होगी। तो भाई पृथ्वी के संपर्क में जो हवाएं हैं, वो गर्म होगी, पृथ्वी के संपर्क में जो हवा है वो क्या होगी, गर्म होगी। तो ये हवा जो है वो गर्म हो रही है। अब ये हवा जो है वो गर्म होगी, तो हवा गर्म होकर हल्की हो जाती है और ये ऊपर जाएगी, ऐसे ऊपर जाएगी, ये हवा ऊपर जाएगी। तो ये आसपास की हवाएं तेजी से क्या करेंगी, इसको भरने के लिए आएंगी, ये आएगी ठंडी हवा, फिर ये क्या होगी, गर्म होकर ऊपर जाएगी, इस तरह से हवाएं चलेंगी। तो जो एटमॉस्फेयर हीट होता है वो कन्वेक्शन के थ्रू हीट होता है। एटमॉस्फेयर मतलब जो वायुमंडल है वो कैसे गर्म होता है, कन्वेक्शन के थ्रू गर्म होता है। तो कन्वेक्शन ऊष्मा संचरण की एक ऐसी विधि है जिसमें माध्यम के कण ही ऊष्मा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। ये इसमें हीट जो है वो कंडक्शन से थोड़ा ज्यादा तेजी से चलेगा, लेकिन रेडिएशन से कम तेजी से चलेगा, मतलब ये मॉडरेट है, इसकी जो चाल है वो मध्यम होगी। ये भी निर्वात में नहीं हो सकती, यहाँ पर माध्यम के कण पार्टिकल को ले जाते हैं। जल जो गर्म होता है और एटमॉस्फेयर जो गर्म होता है वो कैसे गर्म होता है, कन्वेक्शन के थ्रू गर्म होता है। कोई दिक्कत है समझने में, बताइए विपिन, शिवांशु गौतम, मोहित यादव साहब, बात आ रही है समझ में। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहां से देखिए लैंड ब्रिज और सी ब्रिज का क्वेश्चन रह सकता है। लैंड ब्रिज और सी ब्रिज दो होते हैं, एक कहलाता है लैंड ब्रिज, मतलब थल समीर, देखिएगा एनसीईआरटी में, 7वीं क्लास की एनसीईआरटी में हीट वाला जो टॉपिक है उसमें लिखा होगा। और एक होता है सी ब्रिज, समुद्र समीर। ये क्या होता है, तो देखो दिन के समय जो है वो सी ब्रिज चलती है। दिन के समय, जैसे दिन के समय ये मान लिया कि आपका पृथ्वी है, इस पे आपके पेड़ पौधे हैं, है ना, पेड़ पौधे हैं, ये आपका घर वगैरह है, ठीक है। तो दिन के समय देखिएगा, और यहाँ पे पानी है, ये क्या है, ये पानी है, समुद्र है। तो दिन के समय देखो सूरज की जो किरणें हैं वो समुद्र पे भी जा रही हैं, पृथ्वी पे भी आ रही हैं, लेकिन पानी और ये जो लैंड है उसमें सबसे पहले कौन गर्म होगा बताइए। आप जानते होंगे कि पानी को गर्म होने में भी ज्यादा समय लगता है, ठंडा होने में भी ज्यादा समय लगता है, ठीक है। तो दिन के समय की अगर हम बात करें तो दिन के समय जो है वो लैंड जो है वो जल्दी गर्म होगा, लैंड जो है वो पानी के मुकाबले जल्दी क्या होगा, गर्म होगा। तो लैंड जब जल्दी गर्म होगा, आपका जमीन पहले गर्म होगा पानी से, तो जमीन पर की जो हवा है वो क्या होगी, गर्म होगी, और गर्म होकर क्या होगी, ये ऊपर उठेगी, गर्म होकर ये हवा ऊपर जा रही है। तो समुद्र की तरफ से ठंडी हवा, समुद्र की तरफ से हवा के झोंके, है ना,
आएंगे इस गैप को भरने के लिए। तो लैंड ब्रिज, सी ब्रिज जो है वो दिन के समय चलती है। दिन के समय समुद्र से ठंडी हवा किधर चलेगी? दिन के समय जो है समुद्र से ठंडी हवा किधर चलेगी? पृथ्वी की तरफ चलेगी, लैंड की तरफ चलेगी। लेकिन वहीं पर अगर हम नाइट की बात कर लें, रात की बात कर लें, रात्रि की बात कर लें, ठीक है, तो ये देखिए, ये आपका क्या है? ये आपका मान लिया लैंड है, और इस पर आपके पेड़ पौधे हैं, है ना, पेड़ पौधे हैं, घर द्वार आपका है, और ये है समुद्र, ये आपका समुद्र। अब देखिए, रात के समय ये चांद निकला हुआ है, ये रात के समय चांद निकला हुआ है, ये सितारे हैं। चांद सूरज सितारे मेरे साथ में रहे जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। चांद सूरज सितारे मेरे साथ में रहे जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में रहे। और शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे के औकात में रहे। शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, मतलब क्वेश्चन से डरने वाले नहीं हैं हम। शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे। ठीक है जी। तो तुम्हारे नाम की गजलें चांद पे लिखने को जी चाहता है, तुम्हारे नाम की गजलें चांद पे लिखने को जी चाहता है, पर क्या करूं ये जालिम ख्याल अमावस की रात को ही आता है। पर क्या करूं ये जालिम ख्याल अमावस की रात को ही आता है। तो देखो, अब रात के समय देखो, ये जल्दी कौन ठंडा होगा? तो हमने कहा कि पानी को गर्म होने में भी ज्यादा समय लगता है, ठंडा होने में भी ज्यादा समय लगता है। तो रात के समय जो है यहां पर टेम्परेचर जल्दी गिर जाएगा, लेकिन पानी को गर्म होने में ज्यादा समय लगेगा। तो पानी के संपर्क में जो हवा है वो गर्म होगी, किसके रिस्पेक्ट में? मिट्टी के रिस्पेक्ट में। तो ये जो हवा है वो समुद्र से ऊपर उठेगी। तो अब इस गैप को भरने के लिए हवा किधर से किधर चलेगी? हवा किधर से किधर चलेगी? पृथ्वी से, मतलब लैंड से सी की ओर। इसको बोलते हैं लैंड ब्रिज, जो लैंड से सी को की ओर चलेगी रात को। लेकिन इसको क्या बोलेंगे? सी ब्रिज, जो समुद्र से किधर चलेगी? इधर चलेगी। बात आ रही है समझ में? बात आनी चाहिए समझ में। तो ये कन्वेक्शन का ही यहां पे है। तो कन्वेक्शन में क्या होता है कि पानी ही उष्मा को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है। पानी गर्म होकर ऊपर गया, ठंडा पानी नीचे आया, गर्म होकर ऊपर गया, ठंडा पानी नीचे आया। इस तरह से कन्वेक्शन करंट बन जाता है। तो ऊष्मा संचरण की एक ऐसी विधि जिसमें माध्यम के कण ही ऊष्मा को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, ये कहलाता है कन्वेक्शन। तो कितनी बातें याद रखना है कि कन्वेक्शन लिक्विड और गैस में होगा। जैसे पानी बॉयल होता है कन्वेक्शन के थ्रू, एटमॉस्फेयर गर्म होता है कन्वेक्शन के थ्रू। ये मध्यम विधि है, मतलब कंडक्शन सबसे स्लो है, कंडक्शन से थोड़ा ज्यादा फास्ट यहां पे चलेगा। ये भी निर्वात में नहीं हो सकती क्योंकि माध्यम चाहिए, और इसमें माध्यम के कण ही ऊष्मा को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं। कंडक्शन में देखा होगा कि माध्यम कण अपनी जगह वाइब्रेट कर रहे हैं और ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह चली जा रही थी। तीसरा जो मेथड है माय डियर फ्रेंड्स, तीसरा जो मेथड है वो कहलाता है रेडिएशन। रेडिएशन, विकिरण। ये सबसे फास्ट मेथड है, सबसे फास्ट मेथड है, सबसे तेज, और इसमें कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है। मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम अगर है तो ठीक है, चलेगा उसमें भी, लेकिन निर्वात में भी ये हो सकता है ना, ये वैक्यूम में भी हो सकता है। तो ऊष्मा संचरण की कौन सी विधि है जो निर्वात में भी हो सकती है? और ये सबसे फास्ट टेक्निक है, सॉरी फास्ट विधि है, जिसमें जो है ऊष्मा प्रकाश की गति से चलती है। कितनी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है। जैसे देखिए, ये हमारा सन है, ठीक है, सन है, और ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी से ऊपर कुछ दूरी तक क्या है? वायुमंडल है। कुछ ही ऊंचाई तक क्या है? वायुमंडल है। वायुमंडल क्या होता है? वायुमंडल का मतलब क्या होता है? पृथ्वी के ऊपर हवा की जो परतें हैं उसे वायुमंडल कहते हैं। ऊपर तो कुछ भी नहीं है, ऊपर ये सब क्या है? वैक्यूम है, निर्वात है। जहां कुछ ना हो उसे निर्वात कहते हैं। फिर भी आप तक हीट पहुंच रहा है ना, फिर भी आप तक हीट पहुंच रहा है। ये वायुमंडल से भी गुजरता हुआ आ रहा है और ऊपर वैक्यूम से भी गुजरता हुआ आ रहा है। तो ये जो आप तक हीट पहुंच रहा है वो किस मेथड से पहुंच रहा है? रेडिएशन यानी विकिरण की वजह से पहुंच रहा है। तो ऊष्मा संचरण की एक ऐसी विधि जिसमें कोई माध्यम नहीं चाहिए होता है, उसको हम क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं। और इस विधि में जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में, है ना, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह जाती है। इसमें विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह जाती है। ठीक है जी, कोई दिक्कत है किसी को समझने में तो पूछ लीजिएगा, दोबारा उसको मैं समझा दूंगा। गोविंद कह रहे हैं कि सर कन्वेक्शन एक बार और रिपीट कर दीजिए। देखिए, कन्वेक्शन ऊष्मा संचरण की एक ऐसी विधि है जिसमें ऊष्मा को माध्यम के कण ही एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। जैसे कि हमने बोला कि एक बीकर में आपने पानी ले लिया, या कोई भी बर्तन में आपने पानी ले लिया, और इसको अगर आप हीट करना चालू करोगे, हीट करना चालू करोगे, तो पानी जो है जो इसके तल के संपर्क में है, इस बर्तन के तल के संपर्क में है, वो पहले गर्म होगा, होगा कि नहीं होगा? और पानी गर्म होकर ऊपर जाएगा। ऊपर क्या है? ठंडा पानी है, तो ठंडा पानी भारी होगा, वो नीचे आएगा। फिर नीचे आएगा तो फिर गर्म होगा, ऊपर जाएगा, ठंडा होकर, गर्म होकर ऊपर जाएगा, ठंडा पानी नीचे आएगा। इस तरह से कन्वेक्शन करंट बन जाएगा। देखिएगा, पानी ऐसे ऐसे बॉयल होना शुरू हो जाएगा। और ये कन्वेक्शन करंट कब तक बनेगा? जब तक कि पूरे पानी का टेम्परेचर एक जैसा नहीं हो जाता। तो ऊष्मा संचरण की एक ऐसी विधि जिसमें माध्यम के कण ही ऊष्मा को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हो, वो कन्वेक्शन कहलाएगा। बात आ रही समझ में? ठीक है, प्रेम, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। माँ बाप ही हमारे आइडियल होते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं
जैसे देखो, आप किसी बर्तन में पानी को गर्म करना चालू करते हो, ये केटली लिया आपने और इसमें गर्म करना चालू किया, तो आपने देखा होगा कि कुछ देर के बाद जो है ये वाला हैंडल गर्म हो जाता है। यहाँ पे आप पानी गर्म कर रहे हो लेकिन ये वाला हैंडल गर्म हो गया, कैसे? कंडक्शन के थ्रू। मान लिया ये एल्युमिनियम या लोहे का बना है, तो एल्युमिनियम के कण इस तरह से वाइब्रेट करेंगे और हीट एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच जाएगा। तो ये जो इस बर्तन की जो हैंडल गर्म हो गई वो कैसे हुई? कंडक्शन के थ्रू। कंडक्शन ऊष्मा संचरण की एक ऐसी विधि है जिसमें माध्यम के कण अपनी जगह पे कंपन करते हैं और ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। अब रहा बात इसमें कि पानी है, इसमें पानी है, तो जब आप पानी को गर्म करोगे तो ये गर्म पानी जो है, जो इसके तल में रहेगा, बर्तन के तल के संपर्क में जो पानी है वो पहले गर्म होगा, और पानी गर्म होकर हल्का होगा, और हल्का होकर पानी ऊपर जाएगा। ऊपर ठंडा पानी है, ठंडा पानी भारी होगा, वो नीचे आएगा, फिर गर्म होकर ऊपर जाएगा, फिर इस तरह से नीचे आएगा। इस तरह से कन्वेक्शन करंट बन जाएगा, संवहनीय धारा विकसित हो जाएगी। और कब तक ये चलती रहेगी? जब तक पूरे पानी का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। और देखो, आप यहाँ पर सर्दियों के मौसम में आपने देखा होगा, सर्दियों के मौसम में आप आग जलाकर खड़े हो तो आपको डायरेक्ट जो हीट लग रहा है ना, डायरेक्ट जो हीट लग रहा है, ये रेडिएशन है आपका। रेडिएशन में किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है ना, माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। बात आ रही है समझ में? तो ये सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखी हैं, जो आप एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है? चलिए, जैसे क्वेश्चन है एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ये उसको हमने लिख दिया है यहाँ पे। जैसे आपने देखा होगा कि वुलन क्लॉथ पहनने से हमें सर्दियों के मौसम में गर्मी क्यों महसूस होती है? कि जो वुलन कपड़े होते हैं वो हमारी बॉडी से क्या होते हैं? ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देते, क्योंकि वुलन क्लॉथ के फाइबर्स के बीच हवा क्या होती है? आकर फंसी रहती है, और हवा ऊष्मा का अच्छा चालक नहीं होता। तो आपने देखा होगा कि हवा जो है, उसके बाद फिर आपका थर्मोकोल है, ये जो है ऊष्मा के अच्छे चालक नहीं होते, तो ऊष्मा को बॉडी से बाहर जाने नहीं देते। तो ऊनी कपड़े हमारे शरीर को से ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देते, और इसलिए हमें गर्मी का एहसास होता है। अब जैसे मैं कहूं कि मान लिया कि सर्दियों के मौसम में एक आदमी ने क्या किया है, इतना मोटा कंबल ओढ़ा है, और एक आदमी ने दो पतले पतले कंबल को मिलाकर इतना मोटा कंबल बनाया है ना? दो पतले पतले कंबल को मिलाकर इतना मोटा कंबल बनाया है। तो बताइए किस आदमी को ज्यादा गर्मी महसूस होगी? किस आदमी को ज्यादा गर्मी महसूस होगी? एक आदमी ने एक अकेला इतना मोटा कंबल ओढ़ रखा है, एक आदमी ने क्या किया, दो पतले पतले कंबल को मिलाकर इतना मोटा कंबल बनाया है, तो किसको ज्यादा गर्मी महसूस होगी? तो आप कहोगे सर ये आदमी जो है थोड़ा चालाक किस्म का है, साइंस पढ़ रखा है। ये दो कंबल के बीच एयर की लेयर आ जाएगी, ये क्या है? एयर, वायु की परत आ जाएगी, और वायु आप जानते हैं कि ऊष्मा का बढ़िया चालक नहीं है, वो हीट का कंडक्शन होने नहीं देगा, कंडक्शन होने नहीं देगा। तो इसको जो है वो ज्यादा गर्मी महसूस होगी, इसके रिस्पेक्ट में इसको कम गर्मी महसूस होगी। तो लिखा है कि ठंडी रात में दो पतले कंबल एक मोटे कंबल की तुलना में अधिक गर्मी देते हैं, क्योंकि दो कंबलों के बीच हवा की परत एक बेहतर विसंवाहक का कार्य करती है ना? उसके बाद आपने देखा होगा एक क्वेश्चन होता है बार बार आप लोगों के एग्जाम में, कि जो फ्रिज होता है या आइस बॉक्स होती है, उसके डोर, सॉरी, उसकी वॉल डबल क्यों बनाई जाती है? आप देखिएगा फ्रिज की जो दीवार होती है वो डबल होती है ऐसे, और इस डबल दीवार के बीच हम क्या करते हैं? थर्मोकोल भर देते हैं। क्यों भर देते हैं? या इसमें वैक्यूम कर देंगे, वैक्यूम कर देंगे। क्यों भर देते हैं बताइए? क्योंकि भाई इसमें अगर आपने आइस रखी है, अब इसमें अगर आपने आइस रखी है, आइस रखी है, तो क्या होगा? थर्मोकोल ऊष्मा का अच्छा चालक नहीं होता है, तो हीट का कंडक्शन होने नहीं देंगे, हीट का कंडक्शन होने नहीं देंगे। तो फ्रिज और आइस बॉक्स में दोहरी दीवारें होती हैं जिनके बीच थर्मोकोल भरा होता है, जिससे क्या होता है कि चालन द्वारा ऊष्मा की हानि नहीं होती, चालन द्वारा ऊष्मा की हानि नहीं होती। तो ये सब सवाल जो है वो जरा देख लीजिएगा, आप नोट कर लेंगे, हो जाएगा तो लिखिएगा डन, ठीक है? नीतीश, रूबी कुमारी, गोविंद साहब, केम लक्ष्मी, शिवांशु, जितने लोग भी लाइव हैं एक बार कंफर्म कर दीजिएगा कि बात आई समझ में या नहीं आई, है ना? तो ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है। तो दो पतले पतले कंबल ज्यादा गर्मी देंगे एक कंबल की बनिस्बत, क्योंकि दो पतले कंबल के बीच एयर आ जाएगी। जैसे आपने दो तीन लेयर के कपड़े पहन रखे हैं, शर्ट के नीचे मान लिया कि आपने एक मतलब इनर पहन रखा है, उसके नीचे एक आपका बनियान है, तो इन सब के बीच एयर भर जाएगा, जिसकी वजह से आपको काफी गर्मी महसूस होगी, ठीक है? वर्षा, तन्या, आराध्या शुक्ला, हो गया? गुड। नाउ लिखेंगे, एक क्वेश्चन होता है कि जो फ्रिज होता है ना, फ्रिज में जो कूलिंग यूनिट होती है वो टॉप पे क्यों लगाई जाती है? ये कूलिंग यूनिट है, ये क्या है? जो कूल करने वाला यंत्र है, कूलिंग यूनिट टॉप पे क्यों लगाई जाती है? क्यों लगाई जाती है? देखो क्या होगा, ये जो कूलिंग यूनिट है ना, वो क्या करेगा? अंदर जो एयर है उसको कूल करेगा, तो कूल करेगा, एयर क्या होगा? कूल होगा, तो कूल होकर क्या हो जाता है? भारी हो जाता है, तो ये भारी जो है एयर नीचे आएगी, और ऊपर जो ठंडी हवा है, सॉरी गर्म हवा है, वो हल्की होती है तो ऊपर जाएगी, फिर ठंडी होकर गर्म, भारी होकर नीचे आएगी, ठंडी गर्म हवा ऊपर जाएगी। इस तरह से कन्वेक्शन करंट डेवलप हो जाएगा फ्रिज के अंदर। कब तक ऐसा रहेगा? जब तक पूरे फ्रिज का इंटीरियर का तापमान एक जैसा नहीं हो जाता। इसीलिए फ्रिज में कूलिंग यूनिट ऊपर लगाई जाती है। ये कूलिंग यूनिट है, ये हवा को कूल करेगी, हवा कूल होगी तो भारी होगी, भारी हवा नीचे आएगी, तो इस कूल हवा के रिस्पेक्ट में नीचे वाली हवा क्या है? गर्म है, तो ये गर्म हवा ऊपर जाएगी, फिर ठंडी होकर नीचे आएगी। इस तरह से ये चलता रहेगा, कब तक? जब तक पूरे इंटीरियर का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता, जैसे आपने जितने पे सेट कर रखा है। उसी तरह से जो रेडिएटर होता है मोटर कारों में, वो कन्वेक्शन के सिद्धांत पे कार्य करते हैं। तो कारों में जो रेडिएटर होते हैं वो कन्वेक्शन के सिद्धांत पे क्या करते हैं? कार्य करते हैं। कोई शक? कोई शक है? तो मोटर कार में रेडिएटर संवहन के सिद्धांत पे क्या करते हैं? कार्य करते हैं, ठीक है जी?
थोड़ा सा देख लीजिए न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है, न्यूटन का शीतलन का नियम क्या बोलता है? न्यूटन का शीतलन का नियम क्या बोलता है कि द रेट ऑफ कूलिंग या रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट dq बटा dt, ये क्या है? चेंज इन हीट अपॉन चेंज इन टाइम। ऊष्मा में अंतर, टाइम में अंतर। तो ऊष्मा ह्रास की जो दर होती है, न्यूटन साहब ने क्या बोला, न्यूटन का शीतलन का नियम क्या कहता है, पहले उसको समझ लीजिए फिर इसको लिख लीजिएगा, है ना। बस थोड़ा सा याद कर लीजिए न्यूटन साहब ने शीतलन का नियम दिया था वो क्या है। वो बोलता है कि रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, ऊष्मा ह्रास की दर या ऊष्मा में कमी जो हो रही है किसी बॉडी के, उसमें जो दर होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? तो टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड इट्स एटमॉस्फेयर। नहीं आया समझ में? देखो फिर से समझो आप, थोड़ा नाजुक चीज है, समझिएगा मजा आ जाएगा। अदरवाइज तो आप रट लीजिएगा इसको, ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, ये 11th का टॉपिक है। लेकिन हो सकता है कि आपके एग्जाम में ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन दे दे कि कौन जो है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग है या नहीं है ना। तो ये क्या बोलता है कि ऊष्मा ह्रास की जो दर होती है वो किसके समानुपाती होती है? किसके समानुपाती होती है? बॉडी का तापमान, ये क्या है? टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, वस्तु का तापमान, वस्तु का तापमान, और ये वस्तु जिस वातावरण में रखी गई है ना, उसका तापमान। टी नॉट क्या है? जिस वस्तु को जिस वातावरण में आपने रखा है, जैसे मान लिया ये वस्तु है ना, तो ये वस्तु है, इसका तापमान हमने टी रखा है, और ये वस्तु कहां रखी हुई है? इस रूम में। तो रूम क्या है? सराउंडिंग हो गया, इसका वातावरण हो गया। तो इस रूम का तापमान कितना है ना। तो ये जो टी नॉट है वो क्या है? टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, सराउंडिंग, है ना। यानी क्या बोल रहा है कि पिंड का तापमान तथा उसके माध्यम का तापमान, जिस माध्यम में वो पिंड रखा हुआ है, उसके ताप के अंतर का समानुपाती होता है। क्या बोल रहे हैं कि कोई बॉडी है जिसको मैंने हीट कर दिया है, मान लिया ये 100 डिग्री सी पे ये बॉडी है ना। ये बॉडी का तापमान कितना है? 100 डिग्री सी है। और इसको हमने क्या किया है? एक ऐसे वातावरण में रखा है, मान लिया कि इसका तापमान कितना है? 100 डिग्री सी है, ठीक है। और इसको हमने कहां रखा है? एक ऐसे रूम में रखा है जिसका तापमान मान लिया 25 डिग्री सेल्सियस है। तो ये क्या हुआ? वस्तु का तापमान, और ये क्या हुआ? वस्तु का तापमान, और ये क्या हुआ? वो वस्तु जिस सराउंडिंग में रखी हुई है उसका तापमान। तो इन दोनों के तापमान में जितना ज्यादा अंतर होगा उतना ही ज्यादा तेजी से हीट ये लूज करेगा। क्या बोल रहा है? ऊष्मा ह्रास की दर वस्तु तथा वो वस्तु जिस वातावरण में रखा हुआ है उसके ताप के अंतर का समानुपाती होता है। वस्तु को जिस वातावरण में आपने रखा है, तो वस्तु और वातावरण के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा ऊष्मा ह्रास की दर होगी। तो ये लॉ क्या बोलता है कि ऊष्मा ह्रास की दर वस्तु तथा वस्तु जिस वातावरण में रखा हुआ है उन दोनों के तापों के अंतर का समानुपाती होता है। जैसे सपोज करो कि हमने क्या किया है, एक फ्रिज लिया है। देखो हमने एक फ्रिज लिया है, ठीक है जी। और मान लिया कि फ्रिज के अंदर का तापमान जो है वो 0 डिग्री सी है। 0 डिग्री सी पे हमने फ्रिज को मेंटेन किया है। और इस फ्रिज में हमने 2 ग्लास लिया है, 2 ग्लास लिया है जिसमें पानी है, ठीक है जी। एक में हमने बॉइल्ड वाटर लिया है जो 100 डिग्री सी पे है, और एक में हमने नॉर्मल पानी लिया है, नल का पानी लिया है जो 25 डिग्री सी पे है। तो बताइए कौन तेजी से हीट को लूज करेगा? बोलो कौन तेजी से हीट को लूज करेगा? तो ये मान लिया वस्तु मान लेते हैं इसको, इस वस्तु का तापमान 100 डिग्री सी है, वो कितने पे रखा हुआ है? जिस माध्यम में रखा हुआ है उसका तापमान कितना है? 0 डिग्री सी। तो ये वस्तु और उसके माध्यम के तापमान का अंतर कितना हो गया? 100 माइनस 0 मतलब 100 डिग्री सी हुआ। और इसके बीच ताप का अंतर कितना हुआ? 25 डिग्री सी। तो तेजी से हीट लूज कौन करेगा? ये करेगा। अरे यही तो है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग क्या बोलता है कि किसी वस्तु द्वारा रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, ऊष्मा ह्रास की दर वस्तु तथा उसके सराउंडिंग के बीच जो ताप का अंतर है उसका समानुपाती होता है। वो वस्तु जिस तापमान में रखा हुआ है उसके बीच का ताप का अंतर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा वो तेजी से हीट लूज करेगा। तो क्या बोलता है इस नियम के अनुसार, किसी पिंड के ऊष्मा ह्रास की दर उस पिंड के ताप तथा उसके चारों ओर के माध्यम के ताप के अंतर का समानुपाती होता है। जैसे यदि हम गर्म पानी और नल का ताजा पानी लेकर फ्रिज में रख दें तो नल के ताजा पानी की तुलना में गर्म पानी ठंडा होने की दर ज्यादा होगी, ज्यादा तेजी से ये हीट को लूज करेगा। यही है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। बस इतना याद रख लीजिए। आया समझ में कुछ? तो ये 11th क्लास में पढ़ना है, बस थोड़ा सा ऐसे हमने बता दिया, ठीक है। चलो जी, इसको याद रख लेना है आपको। तो ऊष्मा ह्रास की दर वस्तु तथा उसके माध्यम के ताप के अंतर का समानुपाती। उस वस्तु को आपने जिस माध्यम में रखा है उन दोनों के बीच का ताप का अंतर जितना ज्यादा होगा ना उतना तेजी से हीट लूज करेगा। नोट हो जाएगा तो बता लीजिए। तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, ठीक है। बस इतना याद रखना है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना। थोड़ा सा थर्मोडायनामिक्स बताता हूं आपको, ठीक है। थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। मुझे लग रहा है कि क्वेश्चन यहां से हो सकता है ना, क्वेश्चन यहां से हो सकता है, इसलिए इसको थोड़ा पढ़ लीजिए, एकदम हल्का सा, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम, जितना आपके एग्जाम की जरूरत है। थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मा गतिकी। थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत हम क्या अध्ययन करते हैं? क्या अध्ययन करते हैं कि भाई हीट वर्क में कैसे बदल रहा है,
या वर्क हीट में कैसे बदल रहा है। तो लिखा है कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशन ऑफ हीट एनर्जी विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी। हीट एनर्जी का रिलेशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी के रिलेशन को, है ना, तो हीट और डिफरेंट टाइप्स के एनर्जी के बीच रिलेशन का जो अध्ययन है वो थर्मोडायनामिक्स कहलाता है। ताप, उष्मा तथा इसके मध्य ऊर्जा और कार्य से संबंध अध्ययन किया जाता है। अब इसमें कुछ ऐसे याद कर लीजिएगा, जैसे आपने देखा होगा कि आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है ना। तो जैसे क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसमें तापमान नियत रहता है उसको क्या बोलते हैं, आइसोथर्मल। जिसमें हीट कांस्टेंट रहता है उसको क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक। जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है उसको क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक। जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है उसको क्या बोलते हैं, आइसोबारिक, है ना। तो ऐसे रट लेना है आपको, ठीक है। तो चलिए, कुछ प्रोसेस है, कुछ प्रक्रम है जिसको याद रखना है। समतापी प्रक्रम, आइसोथर्मल प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें तापमान चेंज नहीं करता। नाम ये थर्मा मतलब क्या होता है, टेम्परेचर, आइसो मतलब सेम, आइसोथर्मल एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें तापमान नियत रहेगा, है ना। आइसोबारिक, आइसोबारिक जिसमें प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें दाब नियत रहेगी, दाब नियत रहेगी। आइसोकोरिक, सम आयतनिक, जिसमें आयतन क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। एडियाबेटिक, जिसको हिंदी में कहते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हीट कांस्टेंट रहता हो। क्या याद रखना है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या बोलेंगे, आइसोथर्मल। अगर हीट कांस्टेंट है तो क्या बोलेंगे, एडियाबेटिक। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसोकोरिक। अगर प्रेशर कांस्टेंट है, आइसोबारिक। बार किसका यूनिट होता है, प्रेशर की यूनिट होती है बार। तो बार हो गया, टॉर हो गया, पास्कल हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, ये सब प्रेशर की यूनिट होती है। तो बारिक, आइसोबारिक, समदाबी प्रक्रम, दाब नियत। आइसोकोरिक, आयतन कांस्टेंट। एडियाबेटिक, हीट कांस्टेंट। आइसोथर्मल, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो सिंपल याद रखना है, बस ऐसे रट लेना है। समतापी में तापमान समान रहेगा, रुद्धोष्म में ऊष्मा समान रहेगी, आइसोकोरिक में वॉल्यूम समान रहेगा, आइसोबारिक में दाब समान रहेगा। हाँ बिल्कुल आएंगे, मुझे लग रहा है, इसलिए मैंने इसको बताने की जहमत गवारा की है, अदरवाइज भाग लेते हैं यहाँ से हम। मुझे जैसा लग रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा, इसलिए बताने की हमने कष्ट किया है। दो बातें और, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मा गतिकी का नियम। ऊष्मा गतिकी के 4 नियम हम आपको यहाँ पे बता देते हैं, बस याद रख लेना है उसको, ठीक है। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम क्या बोलता है, देखो। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम कहता है कि ये मान लिया कि कोई सिलेंडर है और उसमें गैस है और ये पिस्टन लगा हुआ है इसमें, ये पिस्टन मूव कर सकता है ना। तो ये सिलेंडर है, इसमें गैस है और ये पिस्टन है, ये मूव कर सकता है। अब इसको जब आप हीट करोगे, इसको जब आप हीट करोगे तो क्या होगा कि जो आपने हीट दिया है, डेल्टा क्यू, आपने जो हीट दिया है, इसका कुछ भाग क्या होगा, गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ाता है। किस क्या बढ़ाता है, इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी मतलब गैस को जब हीट करेंगे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ेगी, रोटेशनल एनर्जी बढ़ेगी। तो गैस की कुल ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा कहते हैं, इंटरनल एनर्जी। और इसका कुछ भाग वर्क करने में खर्च हो जाएगा, है ना। जब आप हीट करोगे तो गैस का प्रेशर बढ़ेगा और पिस्टन जो है वो यहां से यहां आ जाएगा। तो ये मान लिया कि डिस्प्लेसमेंट हुआ और फोर्स लगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट वर्क कहलाता है। तो ये क्या बोलता है ये लॉ, कि गैस को दी गई कुल ऊष्मा, है ना, हमने गैस को कोई ऊष्मा दी है, किसी सिलेंडर में कोई गैस है, उसको हमने हीट किया है, तो ऊष्मा का कुछ भाग गैस की आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में खर्च होता है और कुछ भाग कार्य करने में चला जाता है। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, यही है ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम, ठीक है, बस इतना याद रख लेना है आपको। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम क्या बोलता है, किसी गैस को दी गई ऊष्मा का कुछ भाग तो गैस की आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में खर्च होता है और कुछ भाग कार्य करने में खर्च हो जाता है। यानी हमने जो ऊष्मा दी है डेल्टा क्यू, उसका कुछ भाग इंटरनल एनर्जी यानी आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में चला गया और कुछ भाग कार्य करने में चला गया। तो अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किस पे आधारित है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किस पे आधारित है, तो उत्तर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत के आधार पर आधारित है ना। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या बोलता है कि उस ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना तो नष्ट किया जा सकता है, उसको एक प्रकार से दूसरे प्रकार में हम स्थानांतरित कर सकते हैं, है कि नहीं। यही तो है कि हीट क्या है, एनर्जी है। ये आपने एनर्जी दिया तो इसका कुछ भाग गैस की आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में खर्च हुआ और कुछ भाग वर्क करने में खर्च हुआ। तो किसी भी निकाय को, जैसे ये निकाय कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा, जैसे कोई गैस है, पिस्टन है, सिलेंडर है, गैस है, इसको हम निकाय बोलेंगे, सिस्टम बोलेंगे। तो किसी सिस्टम को दी गई ऊष्मा का संपूर्ण रूप से कार्य में परिवर्तित नहीं होता, है ना। इसका कुछ भाग गैस की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करता है और कुछ भाग कार्य में बदलता है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के सिद्धांत पे कार्य करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो अगर क्वेश्चन है कि ऊष्मा गतिकी का जो प्रथम नियम है वो किस सिद्धांत पे आधारित है, तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है। सिंपल एग्जाम्पल क्या, आप गैस को हीट करो, तो गैस को आप हीट करोगे तो देखोगे कि भाई पहले गैस का ये जो है काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, उसके बाद ये पिस्टन मूव कर जाएगा। तो आपने जो हीट दिया वो पहले गैस की आंतरिक ऊर्जा बढ़ी, जिसकी वजह से इसका दाब बढ़ा, और दाब बढ़ा तो क्या हुआ, ये पिस्टन डिस्प्लेस कर गया। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, फोर्स लगा तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, वर्क हो जाता है, ठीक है। तो गैस को अगर हम कोई ऊष्मा देंगे, आप हीट करके देखो गैस को, तो इसका पहले तो प्रेशर बढ़ेगा,
यानी इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ी, जिसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ और वर्क हुआ, है ना। तो यह है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या बोलता है? देखो, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या बोलता है कि सपोज करो कि कोई वस्तु ए है और ये कोई वस्तु बी है ना। इसका टेम्परेचर T1 है और इसका टेम्परेचर T2 है, इस तरह से कि T1 इज ग्रेटर देन T2। T1 ग्रेटर देन T2 है, इसका मतलब ये जो बॉडी है इसके रिस्पेक्ट में हॉट है और ये जो बॉडी है इसके रिस्पेक्ट में कोल्ड है, ठंडा है कि नहीं। तो जब इन दोनों बॉडी को हम कनेक्ट करेंगे तो ऊष्मा जो है वो हीट जो है अपने आप हॉटर से कोल्डर बॉडी की तरफ जाती है। तो ऊष्मा का जो संचरण है वो हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ अपने आप होता है, अपने आप होता है। लेकिन अगर आप हीट को कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी की तरफ ले जाना चाहोगे तो आप अपने आप नहीं होगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। यही है ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम कि ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की ओर ऊष्मा अपने आप नहीं जा सकती। अगर ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की तरफ ऊष्मा को फेंकना है तो आपको कार्य करना पड़ेगा। और इसीलिए जब आप एसी चलाते हो तो उसका पैसा देना पड़ता है, क्योंकि एसी में जो कंप्रेशर है वो क्या करता है? वर्क करता है हीट को कोल्डर से हॉटर की तरफ फेंकने में, और उसके लिए बिजली खर्च होती है। तो वर्क करते हैं इसलिए एसी। और जब फ्रिज आप चलाते हैं तो एसी और फ्रिज क्या करता है कि कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी की तरफ हीट फेंक रहा है, तो आपको उसका पे करना पड़ता है ना, पैसा देना पड़ता है, उसके लिए बिजली खर्च होती है। तो यही है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम कि किसी निकाय में बाह्य कार्य किए बिना ठंडी वस्तु से ऊष्मा लेकर उसे गर्म वस्तु की तरफ फेंकना असंभव है ना। तो यही है आपका ऊष्मागति का द्वितीय नियम, ठीक है जी। तो तृतीय नियम देख लेंगे और फिर जेरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ लेंगे, ऊष्मा गतिकी का शून्यवां नियम। और ये खत्म करके नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे हम अपना मिसलेनियस वाला, जिसमें हम लोग प्रेशर की बात करेंगे, डेंसिटी की बात करेंगे, रिलेटिव डेंसिटी की बात करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करेंगे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बात करेंगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात करेंगे, सरफेस टेंशन की बात करेंगे, ठीक है। तो रहने दें। हाँ, ढक्कन देखा होगा बाहर फेंकता है कि नहीं? जैसे पानी आप सब्जी बना रहे हैं, ज्यादा गर्म हुआ तो देखा होगा ऊपर फेंक देता है कि नहीं फेंकता? क्लियर? तो बस ऐसे याद कर लेना है कि बिना वर्क किए हुए, बिना एक्सटर्नल वर्क किए हुए आप ठंडी वस्तु से गर्म वस्तु की तरफ ऊष्मा नहीं फेंक सकते। तो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की तरफ ऊष्मा अपने आप जाती है, लेकिन आप कोल्ड से हॉट की तरफ ऊष्मा ले जाते हो तो आपको वर्क करना पड़ेगा। इसीलिए एसी और फ्रिज जब आप चलाते हो तो आपको पे करना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, ठीक है जी, उसमें बिजली खर्च होती है। तो चलिए बायो में हम